नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से एक नया सीरीज आधुनिक भारत का इतिहास, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अब तक यूरोपीय कंपनियों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। साथ साथ में बेहतरीन तरीके से पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन सीख लेंगे, समझ लेंगे और फिर इससे अब तक जितने भी पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आए हैं आपको समझाएंगे। किताब सबके पास है, पढ़ता सब कोई है, फिर भी यहां से क्वेश्चन आता है तो आपका सॉल्व क्यों नहीं होता जी? सोचो। इसीलिए सॉल्व नहीं होता है क्योंकि सिर्फ आप पढ़ते हैं, सीखते कभी भी नहीं है, समझते कभी भी नहीं है। जो निगलते हैं वो समय पे उगलते नहीं है। इन सब का समाधान करने के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं। बेहतरीन सीरीज है। इस सीरीज को आप दिल से जी लीजिए। यकीन मानिए आपका 70% तक जो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन होगा वो अगर सॉल्व ना करवा दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बस जीना है इस सेशन को। शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा और जो डाउट होगा वो मुझे बताइएगा। इसके साथ साथ दोस्तों और बता दूं कि बीपीएससी और यूपीएससी के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल अगर अभी तक आप कहीं पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है। आप हमारी संस्था श्योर सक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आज भी पढ़ाता नहीं हूं, सिखाता हूं, उसी पे विश्वास करता हूं। मैं हिस्ट्री को लव लेटर की तरह लिखाता नहीं हूं औरों की तरह कि पूरा गीता रामायण लिखते जाओ और फिर उस पे सुजीत सर का मोहर लगेगा और ढाका मुखर्जी नगर और अशोक राजपथ के आपको बुक शॉप पे आपको दिखेगा। मैं वो काम नहीं कराता हूं। कंटिन्यू क्लास लेता हूं, डेली क्लास लेता हूं। 5 महीने के टाइम में आपका पूरा का पूरा चारों पोर्शन जो है, चारों पार्ट जो है हिस्ट्री का, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट और वर्ल्ड, चारों कंप्लीट करवाता हूं। और अभी जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो न्यू बैच 17 जनवरी से 8 बजे सुबह में स्टार्ट हो रहा है। एक बैच ऑलरेडी फुल हो गया है, दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है यही डिस्प्ले हो रहा होगा, 9334710148 पे आप कॉल कर सकते हैं, या अगर कॉल का रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारा कॉल आता तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वहां भी जवाब ना मिले तो एक नंबर जो है, एक सेकेंड, 7667754771, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप यहां पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल का रिप्लाई नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का समाधान मैं कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में एंट्री कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जहां से क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन जवाब हमें कभी भी नहीं दे पाते हैं समय पे। तो चलिए आज सीखते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इन मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचता। सबसे पहले दो लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, एक स्पेन से और दूसरा पुर्तगाल से। स्पेन से निकलता भारत खोजने के लिए कोलंबस, लेकिन गलती से भारत न खोज के अमेरिका खोज लेता है। और वहां पे जो लोग रहते हैं वो सब के सब ठंडे प्रदेश से इसलिए लाल हो जाते हैं, तो वहां उनको रेड इंडियन बोला जाता है। तो अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन बोला जाता है, भारतीयों को नहीं, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा जो है ओर्थोलोमोडियास, ये पहला ऐसा होता है यात्री जो चलता है पुर्तगाल से, यानी यूरोप से चलता है और दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है आसान स्ट्रिप या फिर केप ऑफ गुड होप, वहां तक पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसकी आशाएं टूट जाती है और फिर से लौट जाता, फिर दूसरी बार आता, फिर वहां पहुंचता आसान ट्रिप के पास में, केप ऑफ गुड होप्स के पास में, फिर वहां से लौट जाता है। उसके बाद वास्को डी गामा 1498 में चलता है भारत की खोज करने के लिए। जैसे ही पहुंचता आसान ट्रिप कहें या फिर केप ऑफ गुड होप, थोड़ा सा मैप निकालिएगा और वहां से दिखेगा, मजा आ जाएगा। इतिहास ऐसे पढ़ो ना कि दिल से जी सको, खेल सको, तो समझ में आएगा इतिहास। वरना इतिहास तो ऐसा बोझ है जिस बोझ को उठाते उठाते इंसान की एज और अटेम्प्ट खत्म हो जाती है। सच्ची बात बता रहा हूं। उसके बाद वहां से वो चलता है और पहुंचता केप ऑफ गुड होप्स के पास में। वहीं पे गुजराती पथ प्रदर्शक जो है अब्दुल मजीद मिलता है और उसी की सहायता से ये केरल के काली तट बंदरगाह के पास में पहुंचता है 20 मई 1498 को। ये पूरी की पूरी कहानी थी। थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, सब कुछ डिटेल से बताते चलेंगे, बाकी सहारा घटना चक्र भी रहेगा। वहां पहुंचकर उसने एक नई समुद्री मार्ग की खोज किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया है। ध्यान रखिएगा, भारत की खोज नहीं किया है, भारत को समुद्री मार्ग से जो खोज का रास्ता निकाला, रास्ता वो जो खोज था वो वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था।
वास्को डी गामा ने 3 बार भारत का भ्रमण किया था, 1498 में, 1502 में और फिर 1524 में, और फाइनली यहीं पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। जब ये कालीकट पे पहुंचता तो वहां का शासक जो होता जेमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करता है, और फिर यहीं से धीरे धीरे जो है जिस उद्देश्य से वास्को डी गामा आता है उस थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको मजा आ जाए, देखने में लगे कि मजा आ रहा सुजीत सर। जिस उद्देश्य से आता उस उद्देश्य की पूर्ति करता। ध्यान से समझते जाइएगा मेरी बातों को। यहां पे ये व्यापार करने के लिए आता है, और व्यापार जो होता मसाले का। अब एक लाइन आता कि आखिर मसाले का व्यापार क्यों कर रहा, सोचिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। नहीं समझिएगा तो रटते रटते मर जाइएगा, लेकिन कभी भी टाइम पे नहीं निकल पाएगा। यह मसाले का व्यापार करना, मसाले का व्यापार इसलिए करना क्योंकि यूरोप में ठंड पड़ता है, और ठंड में मसाला एकदम नीड है क्योंकि मसाला गर्मी पैदा करता है। इसी उद्देश्य से यहां पे आता है और काली मिर्च का व्यापार करता है। ध्यान रखिएगा किस मसाले का, सबसे ज्यादा तो काली मिर्च का। और यहां से व्यापार करने के बाद 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। आना जाना खाना सब जितने भी खर्चे हैं सबको काट देता है, उसके बाद भी उसको 60 गुना फायदा होता है। यानी 60 रुपए का अगर मसाला वो खरीद के जा रहा है यहां से भारत से, तो 6000 रुपए का प्रॉफिट यूरोप में हो रहा है, यानी 60 गुना फायदा मिल रहा है। जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी धीरे धीरे प्रोत्साहन मिलना शुरू होता कि भाई चलो भारत एक है जहां पे आसानी से व्यापार वाणिज्य किया जा सकता है। 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनता है। धीरे धीरे व्यापार करते करते लगता है कि भाई यहां पे अब धीरे धीरे स्टेबल हो जाए भारत में, और पहला जो है वायसराय बना जाता है वो अल्मेडा को बनाया जाता है। आप रट रट के मर जाते हैं। कभी कुछ कुछ होता है मूवी देखे हैं, उसमें अल्मेडा नाम रहता है जॉनी लीवर का, तो वहां से आप याद रख सकते हैं। देखिए हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, नहीं है डाटा उतना। तो अल्मेडा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनता है। यहां पे 3 वायसराय बनता है, अल्मेडा, अल्बुकर और नीनो डी कुन्हा। बस 3 को एकदम कंठ में रख लीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। अल्मेडा तो आप देख लिए, अल्मेडा का कोई काम नहीं होता है, ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति। इसने क्या किया, पूरा का पूरा हिंद महासागर में, ऊपर में तो सारे के सारे मध्यकालीन है, ये देख रहे हैं मध्यकालीन भारत में 1498 में आए हुए। ये टाइमिंग जो है एकदम लास्ट पीरियड चल रहा है। अगर लास्ट पीरियड देखा जाए तो यहां पे जो चल रहा है दिल्ली सल्तनत का चल रहा है, लोधी वंश लास्ट पीरियड पे चल रहा है, यानी दिल्ली सल्तनत का जो है सूरज डूबने के कगार पे जा रहा है, और फिर से यहां पे 1526 आते आते मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी बाबर के द्वारा। क्लियर हो रही बात? सब चीज को समझिए, जोड़ के पढ़िए इतिहास तो मजा आएगा। ऐसे इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, नहीं याद होगा आपके से जी, गलत आंसर मार के चलाओगे। देखना एक बार समझो सीरीज को। इन्होंने क्या किया, पानी पे अधिकार किया, और ये पानी पे अधिकार करने की वजह से ही ब्लू वाटर पॉलिसी। किस बात का याद रखना, कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसके एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं है। अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 में जाके फिर से इसका टाइमिंग पहुंच जाता है, जो कि गवर्नर बन के आता भारत में। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है, आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। ये पहला काम, यानी कि जल के बाद स्थल पे सबसे पहला काम जो किया गया, और स्थल पे उस समय काम करना, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। सोचो 1505 में शुरुआत होती है और 1510 तक पानी से निकल के जमीन पे जाके कब्जा कर लेना, आदिल शाह से गोवा को छीन लेना। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी किसको माना जाता है, अल्बुकर को। जल से जमीन तक पहुंच गया है अल्बुकर। यह अल्बुकर वही है जिसके टाइम में सती प्रथा को रोका गया था। ध्यान रखिएगा, समाप्त नहीं कर पाएगा तो रोका गया बोला हूं, यह चीज को भी ध्यान रखना। अल्बुकर 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी जो है मलक्का जनसंख्या, और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पे हरमुज पे धीरे धीरे बंदरगाह है, वहां पे अधिकार। थोड़ा सा मैप खोलिए, भगवान के लिए थोड़ा सा आप भी काम कीजिए, सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़िए, वरना हम आपको बेवकूफ बना देंगे। अब तो कम से कम क्लियर हो गया ना, मजाक कर रहे थे, बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा खोलिए। अधिकार कर लेता। अल्बुकर के बाद प्रमुख गवर्नर नीनो डी कुन्हा था। उसके बाद अल्बुकर का कोई काम नहीं था। नीनो डी कुन्हा का टाइम रहता है 1529 से 1538 तक गवर्नर बनता है, और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के मार्ग के, स्पेनी यात्री कोलंबस ने, अमेरिका के और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमांड लैंड यानी वर्तमान में तस्मानिया जो है और न्यूजीलैंड की खोज किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग जो है, भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण करवाया। अल्फांसो डी अल्बुकर के समय में गवर्नर नहीं था। 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था, यानी कि पुर्तगाली अपनी पहली कोठी, कंपनी, फैक्ट्री, तीनों इक्वल है, ये खोला कहां पे खोला,
कोचीन में खोला। और याद रखिए अंग्रेज भी कोचीन ही खोला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अज्जी द्वीप और कन्नौज में पुर्तगालियों ने दुर्ग का निर्माण करवाया अल्फांसो डी अल्मीकर के द्वारा 1505 ईस्वी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली था। कई बार क्वेश्चन पूछा मध्यकाल में कौन सी यूरोपीय कंपनियां थी, ऐसे भी आपको याद होगा पुर्तगाली। भारत के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम जो होगा पुर्तगीज, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। ध्यान रखिएगा, डेन या डेनिस कहें तो ये सीरीज जो है कभी असेंडिंग ऑर्डर में कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ देता है, याद रखिएगा। पहले पुर्तगाली और अंतिम में पुर्तगाली गए, उसके बाद पुर्तगाली पर डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, बस ये याद रखिएगा। उसके बाद तो सीरीज आपको पता ही, वो लास्ट में फ्रांसीसी आएंगे। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत 1961 में वापस चले गए। और बहुत मुश्किल से, बहुत मिन्नत से ये वापस गए। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मुएन एंटोनियो बसालो ए सिल्वा था। 1958 से 1961 ईस्वी तक भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जो था जोसे फेरा बोस्चा, ध्यान रखिएगा, जोसे फेरा बोस्चा था। यूरोपीय शक्तियों का सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के समुद्री व्यापारी केंद्र को बनाया था, जो कि मैंने पहले ही बताया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित करवाया था। चलिए 1505 में कन्नूर में अपना दूसरा फैक्ट्री, थोड़ा सा ध्यान रखना, पहला ध्यान रखना, दूसरा कोई जरूरत नहीं है। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह के साथ में सतगाम और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और बंगाल उस टाइम में अगर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था तो उसका दिल जो था वो बंगाल ही था। किसी को भी बंगाल चाहिए था, हर हालत में। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई सबसे प्रथम चॉइस उनका बंगाल ही था, क्योंकि बंगाल सब कुछ में समृद्ध था, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे भौगोलिक हो, सब कुछ में समृद्ध था। तो यहां पे सतगांव और चटगांव की फैक्ट्री को स्थापित कर दिया। पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। और 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया। हुगली, ये कहां पे हुगली है तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में। और यहीं पे जो है पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से शाहजहां ने समाप्त कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक थे। कासिम बाजार भी है, ये भी बंगाल में ही है। जॉब चार्नोक ने अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूती नूती और सुतनौता कोलकाता का स्थान को चुना। और कोचीन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल कर लिया गया कोचीन को। और 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने 1599 में, क्योंकि आ रहा भारत, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना किया। और दिसंबर 1600 में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु 15 वर्षों के लिए जो है अधिकार पत्र दे दिया कि 15 वर्षों तक भारत में जाकर दबा के व्यापार वाणिज्य करो, लेकिन ध्यान रखना हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा ना जाए, हमारी भी खिदमत करते रहना। क्लियर है? इस दौरान भारत के बादशाह अकबर थे। जब कंपनी 1699 में वहां से चला था तो भारत के बादशाह कौन थे भारत में, तो अकबर थे। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते जो है अकबर इस दुनिया से अलविदा हो गए और वहां पे महारानी एलिजाबेथ अलविदा हो जाती है। लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को ध्यान रखिएगा, बड़ी बारीकी की बात कर रहा हूं। जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी या कहें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मुसोलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना खोला। ध्यान रखिएगा, पहली कारखाना तो इन्होंने मछलीपट्टनम में खोला, सही बात है, पहली फैक्ट्री खोला, सही बात है, लेकिन अस्थायी नहीं था बल्कि अस्थायी था। और जब अस्थायी है और अस्थायी है, ध्यान रखिएगा, स्थापित किया 1613 ईस्वी में सूरत में जो है पहला अस्थायी रूप से कारखाना खोला। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां खुली थी, तो सूरत बोला जाता है, मछलीपट्टनम नहीं या मुसोलीपट्टनम नहीं, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना जो हुई वो 1613 ईस्वी में कहां पे हुई, तो सूरत में हुई। सूरत में डचों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, डचों के द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 में ये सूरत में हो रही है। और 1503 में पुर्तगाली सूरत में। क्लियर हो रहा ना, तीनों को ध्यान रखिएगा। 1616 में डच,
फ्रांसीसी 1668 में स्थापित किया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाली, स्वाली, सो से सूरत, याद रख लीजिएगा दोनों कि कहां पे स्वाली पड़ता, अगर पूछ दे तो बता दीजिएगा। स्वाली में हराया और 1661 ईस्वी में यहां पे स्वाली में किसको हराया? पुर्तगालियों को हराया। अब तक जो है पुर्तगालियों को जहांगीर समझते थे सबसे ताकतवर है, लेकिन जैसे ही स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ, याद रखिएगा, 12 ध्यान रखिएगा, 1612 में जैसे युद्ध होता है उसके बाद क्लियर हो जाता है कि अब जो है पुर्तगालियों का भी बाप अंग्रेज हो गया है। अब धीरे धीरे जो है व्यापार वाणिज्य से लेकर रिश्ते नाते में जो आ रहा है, प्रेम आ रहा है, वो अंग्रेज के साथ आ रहा है, पुर्तगालियों के साथ नहीं आ रहा। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होता है। चार्ल्स द्वितीय, याद रखिएगा, चार्ल्स कैथरीन के साथ होता है और इसके बदले में अंग्रेज को जो है बंबई मिल जाता है। जब शादी होता है तो इसके बदले में जो है इसको गिफ्ट के रूप में क्या दे दिया जाता है? बंबई दे दिया जाता है। और बंबई तो आप ले नहीं जा सकते हैं, तो 1668 में 10 पाउंड वार्षिक आप दे दीजिए और बदले में चार्ल्स द्वितीय तुमको हम 10 पाउंड दे देंगे, व्यापार वाणिज्य हमको बंबई दे दो तुम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया 10 पाउंड में। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जनरल चाइल्ड ने और 1668 में बंबई के पश्चिमी तट पर मुगल बादशाह का घेरा डाल दिया और मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है। इसी उद्देश्य से तो किया गया था कि किसी भी तरीके से जो है जितने भी, चाहे वो बंबई हो, चेन्नई, उस समय मद्रास था, बंबई हो गई, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, इन तीनों पे अगर कब्जा कर लिया जाए तब तो फिर बल्ले बल्ले ही है। उसके बाद फिर कौन दूसरा है जो हमसे टक्कर ले सकता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 में होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ ये क्या होता है? समाप्त होता है। 1740 में आरंभ हुआ था और इसका विस्तार मात्र था। ब्रिटिश सरकार की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल, अंग्रेज और फ्रांसीसी, 1746 ईस्वी में क्या होता है? शुरू हो जाता है और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है और यही अधिकार करना फ्रांसीसी जहाज पे तत्कालिक कारण माना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन था, ध्यान रखिएगा, महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना के साथ फ्रांसीसी पे क्या करता है? आक्रमण करता है। आइए थोड़ा सा, बस अब लास्ट चल रहा है, करने पे भेजता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी, अडियार जो है ये चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा, मद्रास में है, स्थित सेंट थोमो नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित कर देता है। पूरे तरीके से 10,000 सेना को फ्रांसीसी पराजित कर देता है और यूरोप के युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है एला शापेल की संधि के साथ। ट्रीटी ऑफ एक्सला शापेल की संधि 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः फिर से क्या कर दिया गया? लौटा के दे दिया गया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे का प्रयोग करके भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बने और यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्ति करवाया था, पहली बार भारतीय राजदरबारों में, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत के यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी इंदेश ओरिएंटलिस्ट कहा गया और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ था। राज्य ही इसका सारा का सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में एक अभियान भारत के लिए रवाना हो जाता है। 64 में कंपनी आ जाती और 67 में एक केरो के द्वारा एक अभियान जारी होता है, शुरू होता है, रवाना होता है। 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित कर देता है। अंग्रेज भी सूरत में ही करता है। मरकारा गोलकुंडा सुल्तान का एकाधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है और 1669 में मुसोलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी जो है स्थापित कर दिया जाता है, जिसको मछलीपट्टनम भी पहले कहा जाता था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना जो है मुसोलीपट्टनम में की थी, डच ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डच आते हैं और डच अपनी पहली जो है मुसोलीपट्टनम में करते हैं। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1672 ईस्वी में स्थापित करता है। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली के बालासोर चले गए, परंतु बंगाल डचों के जो है व्यापार का सही ढंग से इस्तेमाल किया। चिंसुरा में डचों के खिलाफ गुस्तावुश फोर्ट नामक जानते थे, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, कभी गलती मत कीजिएगा, हमारे साथ चलिएगा। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम
जो था वो शोरा और हफीम बिहार से इनका प्राप्त होता था। चिंसुरा से डच के लिए होता था। यूरोपवासी सर्वोत्तम सोरा और हफीम जो है ये कहां से प्राप्त करते थे? याद रखिएगा, बिहार से प्राप्त करते थे। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार हफीम के उत्पादन हेतु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। हफीम का मतलब बिहार। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम पहले पुर्तगीज या पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना का वर्ष जो है इस सीरीज में देख लीजिए, पहले 1498, 1600, 1600, 1600, 1616, 1664। अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं, हम भी तो देख लें। चलिए शुरू हो जाइए। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी सन। ये छत्तीसगढ़, ये भी देखते जाइएगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बहुत मजा आएगा अगर इस तरीके से पढ़िएगा, तो सवाल ना उठता कि आपका गलत हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित स्थापित करने वाले पुर्तगीजी थे, जो मध्यकाल में आए थे, मैंने बता दिया था। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कालीकट पे 20 मई 1498 को पहुंचा था। इसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की क्या कर लिया था? खोज कर लिया था। क्लियर है? आइए थोड़ा सा देखते हैं। कालीकट के तत्कालीन शासक कौन था? जेमुडिन था। वास्को डी गामा का स्वागत करता है। पुर्तगाली व्यापारी कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करते हो। 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मेडा जो है पुर्तगाल की प्रथम गवर्नर बनता है और बनकर भारत आता व्यापारिक हितों की परिप्रेक्ष्य महासागर में, और इसी के द्वारा शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मेडा के द्वारा ही किया जाता। 3 गवर्नर बनते हैं, तीनों का नाम हमने बच्चों की तरह समझा दिया हूं, अल्मेडा, अल्बुकर और निनोडी कुन्हा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए बताइए मुझे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इसका तो सही आंसर अल्मेडा होगा। अभी जस्ट बताएं। पढ़ो ऐसे कि क्वेश्चन देखते ही जवाब आ जाए दिमाग में, तब समझो कि पढ़ा हुआ है, वरना टाइम पास ही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, बताइए, जवाब दीजिए मुझे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में कौन आएगा? आंख बंद करके अंधा भी मारेगा तो सही हो जाएगा। पुर्तगाली है। सबसे पहले 1498 में आए, और 1498 का टाइमिंग जो है भारत में मध्यकालीन चल रहा है, क्योंकि 1707 के बाद आधुनिक का एंट्री हो रहा है। यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। है ना क्लियर? ऐसे पढ़िए ताकि ब्रेक कर करके पढ़िए, गलत ही ना हो। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। अभी देखिए एक भी आपका गलत हो जाए तो हम भी तो देखें, तीनों सही हो गया आपका। आइए नेक्स्ट में चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है जरा ये भी तो नजारा देख लीजिए आप आंखों के सामने। यूपी पीसीएस प्री 1990, 93, 2000, 2007 और 2004 कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया। बताइए आपके लिए हलवा नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन की ओर नजर देखते हैं। डालिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी से। यूपी पीसीएस 1992 में, एमपी पीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। भला गलत कैसे बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, पुर्तगीज उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? 45वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कौन था? अल्मेडा था। दूसरा कौन था? अल्बुकर था। तीसरा कौन था? नीनो डी कुल्ला था। एकदम कंठ पे है, जब चाहूं तब निकाल दूं। क्लियर हुआ? सी। देखिए इसका आंसर सी है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन आपके सामने है, सीधा सा आंसर होगा जेमुरिन ने स्वागत किया था। वास्को डी गामा को कालीकट बंदरगाह पे ही किया था। बस सही आंसर है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा सुमेलित कीजिए। आइए अभी जस्ट बता, देखिए एक दो भी अगर हो जाता तो आसानी से समझ में आ जाता। वास्को डी गामा कहां का है? पुर्तगाल का है, ये तो क्लियर हो गया। कोलंबस कहां का है? स्पेन का है। कुक कहां का है? ब्रिटेन का। तस्मान कहां का है? हॉलैंड का। एकदम आसानी से समझ में आ गया, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा होगा बी। देख लीजिए, आप मिला के देख लीजिए। आईएएस प्रीलिम्स 2000 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में, ओह शिट दिखा दिए। ओह,
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा तो होगा नहीं, क्योंकि इसने पहले खोज किया था। बार्थोलोमी डियाज, हम आसानी से आपको बताते हैं कि बार्थोलोमी डियाज वही है जिसने केप ऑफ गुड होप से वापस लौट गया था। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तीसरा है अल्बुकर, जो क्या है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जॉर्ज ऑक्सडॉन, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2003 में, देख लीजिए। बाकी आपको आसानी से हमने बता दिया, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर है, जिसका टाइमिंग 1505 से 1509 से 1515 तक है। 1510 में बीजापुर का आदिल शाह के जो थे उनसे गोवा को हासिल कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन फिर भी समझते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जब भी नहीं रहे तो इस तरीके से इंडिकेट कर दीजिए पेपर में, एकदम आंख बंद करके, नहीं है। देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कथन सही नहीं है। पुर्तगाली 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। 1510 में गोवा पर कब्जा किया, यह सही नहीं है। दूसरा, अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था पहला, अस्थायी था, लगाया था तो पहला, यह सही है। तीसरा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना, बिल्कुल सही है, उड़ीसा में लगाया। तीसरा, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पे कब्जा किए, बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमने पहला ही बता दिया था कि 1510 में होगा गोवा पे अधिकार, और यहां 1499, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर सही होगा। हम सीख लिए तो सवाल नहीं उठता, गलत कैसे हो जाएगा? पढ़े ऐसे कि सवाल ही नहीं उठता, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, हो तो गलत, हम भी तो देखें। पुर्तगालियों ने भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? अज्जी द्वीप में, कोचीन में, कन्नौर में, या फिर गोवा में? इसका सही आंसर होगा, आपको बताए थे, अज्जी द्वीप में। ऑप्शन नंबर कोचीन, गलती हो गया, कोचीन में सबसे पहले दुर्ग करवाए थे, क्योंकि कोचीन में ही सबसे पहली कंपनी इन्होंने खोला था। बाकी सब सूरत में थे, ये कोचीन में थे, गलती हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। और किसके टाइम में? तो अल्मेडा के टाइम में। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। देखिए ऑप्शन नंबर सी वही है, अल्मेडा के टाइम पे ही होगा। सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, हम तो बता ही दिए, सवाल ही नहीं उठता कि आपसे गलत हो जाए। इसके बाद अब जो है पूरा घटना चक्र पूर्वावलोकन को खंगाल के रख देंगे। हम भी तो देखें कि क्वेश्चन यहां से और आपसे कैसे नहीं बनता। अब आर या पार की लड़ाई होगी। अप्रैल को किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे, इंतजार किए हैं तो रिजल्ट तो लेके आएंगे, चाहे जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, है ना? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन पुर्तगीज के द्वारा स्थापित, पुर्तगीज के द्वारा स्थापित किया गया था? हमने पहले ही बताया हूं, हुगली। पता भी है, फिर भी आपको याद होगा, मुझे पूरा भरोसा आप पे। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगीज थी। पांडिचेरी पे, इस कथन पे विचार करना है। दूसरा है, पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो थे वो फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों की कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, केवल एक या दो या तीन। तो इसका सही आंसर होगा पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये बिल्कुल भी गलत है, पुर्तगाली कभी पांडिचेरी पे ध्यान ही नहीं दिए थे। अगर कोई ध्यान दिया था तो वो सिर्फ एक ही था, पांडिचेरी, जो कि विरासत में उसको मिला था, और वो जो थे फ्रांसीसी थे। एक छोटा सा गांव, लेकिन एक कहानी आपको क्लियर मैं यहां पे बता दूं। ये पांडिचेरी जब जिस समय दिया गया था उस समय कुछ भी नहीं था, कि वीरान गांव की तरह था। और एक टाइम ऐसा था जो बंगाल से भी ज्यादा पॉपुलेशन यहां पे थी, बस्ती थी पांडिचेरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया। ये तो एकदम आसान बच्चों जैसा क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग लगा, ओफो, सॉरी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली करता था। 65th बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ, बताइए क्वेश्चन में दम है? आपसे पूछता हूं, आप बताइए।
और इसी क्वेश्चन को लेकर आप डरते हैं, ऐसे ही पूरा आधुनिक भारत को हम क्लियर कर दूंगा। एक एक यूरोपीय कंपनी से शुरू करूंगा, भारत छोड़ो आंदोलन तक इस बार छोड़ने वाला नहीं हूं, बस साथ देना होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें सोचना देखना क्या, बस पता है जॉब चारनोक है तो जॉब चारनोक को क्लिक करो, सही आंसर मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जॉब चारनोक, उसी समय कोलकाता का स्थापक माना जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कलकत्ता को किसने बसाया था? यह भी ऑप्शन सेम टू सेम, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, जॉब चारनोक। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों ने आरंभ किया था, किसके साथ में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डच के साथ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19वां नंबर, ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा है, आसानी से आपको बन जाता होगा, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ाते हुए निकलते चले जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आईएसपीसीएस का है। अब देखिए आप ही देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। आधुनिक कोचिंग भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बिल्कुल सही है। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग को उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, सवाल ही नहीं उठता है, कहीं से डच पुर्तगाली को नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आधुनिक कोचिंग पहले जो है डच उपनिवेश में था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा, आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, कभी नहीं था। कोची सूरत था लेकिन कोची नहीं था, सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कभी किसी हालत में नहीं होगा। बताइए, ये आपका आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन, क्या करें, आदत हो गई है, लेकिन खैर आप नेग्लेक्ट कीजिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिक ने भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जगह उनसे अच्छी वेतन दे उनकी सेवा में लगाते। उपयुक्त में से 300 तीनों सही है, तीनों में कहीं कोई गलती, राष्ट्रीयता की कमी ही थी, पश्चिमी भाग से प्रशिक्षण मिला ही था कंपनी की सेना को, और भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव तो दिख ही रहा था। उपयुक्त में से तीनों सही होगा, सवाल ही उठता गलत हो जाए। आइए 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टू इंडीज को, या फिर ओरिएंटेड कंपनी को? इसका सही आंसर बताइए। यूपीपीसीएस आरआई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहला जो कंपनी था लिवेंट कंपनी आई थी, उसके बाद आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ये बता दो, लिवेंट कंपनी पहली बताया 1593 में स्थल मार्ग से भारत आया था, ये तो पहले ही था जिसमें अधिकार पत्र मिल गया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में दी गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी 15 साल के लिए जो है भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता, और 1702 में न्यू कंपनी महारानी एनी के साथ में मिलकर त्रिपक्षीय इकरार करवाया जाता। तो ये सिंपल ही था, ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे। सॉरी, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन, जब गठन लंदन में हो रहा था उस समय कौन था? अकबर था। जब यहां पहुंच गया था उसके बाद कौन था? जहांगीर था। ध्यान रखिएगा, उस समय अकबर था। नेक्स्ट चलते हैं। आइए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना को स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। अभी जस्ट पीछे के क्वेश्चन में पूछा, आईएएस 2008 में 2009 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। क्या मजेदार क्वेश्चन है, इसी को आप कहते हैं कि बहुत भारी क्वेश्चन है सुजीत सर। अब 39वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुआ था, लेकिन अस्थायी के रूप में पूछा जाएगा तो मुसोलिनीपट्टनम में। क्लियर है? चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का
प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? कहां पे की गई थी? इसका सही आंसर होगा सूरत में की गई थी। देखिए ने, इसी को क्वेश्चन कहते हैं, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्यों गलत हो जाएगा जब आप सही से पढ़िएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका सही आंसर होगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में स्वाली पे युद्ध हुआ था। इस स्वाली के युद्ध को हराने के बाद ही 1612 में, उसके बाद ही जाके सूरत में अपनी पहली अस्थाई कंपनी को खोला गया था अंग्रेजों के। ये 84वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां ने किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना पहला स्थापित कारखाना खोला? तो अंग्रेजों ने खोला। ऑप्शन नंबर बी। यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछना थोड़ी है, धड़ाधड़ बताते जाना। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना को स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में मिल गई थी। आईएएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। देखिए तमाशा। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या, अगर सही तरीका से पढ़िएगा तो आसानी से इसका जवाब दे पाइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? सूरत, सतारा, बंबई या पणजी? ऑप्शन नंबर ए सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था और बाद में यह क्या हो गया था, बंबई को हस्तांतरित करवा दिया गया था। सूरत के बाद बंबई चला गया था, यह बाद में था, पहले जो था वो सूरत में ही था। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पुर्तगीज से लिया था। पुर्तगीज की जो रानी थी कैथरीन, उसकी शादी जेम्स द्वितीय से हुआ, सॉरी चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और इसी के एवज में जो है 1668 में 10 पाउंड में बंबई को लीज पे जेम्स द्वितीय ने किसको दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। तो आसान है, उत्तराखंड पीछे 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गलत कैसे हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा निष्कासित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 32वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालिक था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, बिल्कुल गलत है, तत्कालिक कारण नहीं था। इन दोनों के बीच में चल रहा था युद्ध, ये सही था, तत्कालिक कारण नहीं था। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी के लिए जंग, बिल्कुल गलत है, तत्कालिक कारण नहीं। कर्नाटक के राजगद्दी के मसाला के लिए, बिल्कुल गलत है। अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, अभी जस्ट बताया हूं आपको, 1746 से 1748 तक के बीच में युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये बर्नर के द्वारा जो है अंग्रेजी सॉरी फ्रांसीसी जहाज पे क्या कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। और ये 44वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यही रहता है, सिर्फ टर्म को बदलता है, और आप भी इस बार टर्म को बदल दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए है ना, कैप्टन बर्नर देखिए के नेतृत्व में 46 में हुआ था ना, सब कुछ 46 से 48 के बीच में युद्ध हुआ है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। लेकिन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी जहाज के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये तो सिंपल है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया है। तीनों का तीनों युद्ध ही उसी में है, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों युद्ध में उसी को रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची को सही उत्तर कीजिए। कर्नाटक का प्रथम यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था, तो ये एला सापेल की संधि के साथ में, क्लियर है। द्वितीय युद्ध जो है पेरिस की संधि के साथ में युद्ध हुआ था, सीखा ए। तृतीय कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो क्या रहा था और निर्णायक रहा था। चौथा जो है ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में, बस यही था, इसी को बताना था। अब देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा डिटेल में यहीं पे पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एला सापेल की संधि अभी बताए, उसके साथ अंत हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो पेरिस की संधि के साथ हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध अनिर्णायक रहा था और मैसूर में ब्रिटिश की बुरी तरीके से हार हो गई थी। क्लियर है, हैदर अली के नेतृत्व में हुआ था। अभी बताएंगे, मत घबराइए, कोई भी चीज रोकेंगे नहीं।
अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है, नहीं रहे इंडिकेट कर दीजिए, नहीं है। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 50 से क्या है, 52 है। ध्यान से समझिएगा, 50 से 52। अब देखिए ये भी है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध सुमिलित नहीं है। तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? इसका सही आंसर जो होगा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध होता था। 58 56 से लेके 63 तक होगा। अगर ये सही है, अगर डाटा यहां पे गड़बड़ है तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। देखिए है ना बी, क्योंकि ये गलत है, 56 से 63 होगा, याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े का भाव लेने में अपनी नीति आरंभ करवाया था? ऑप्शन नंबर बी डुप्ले। ये तो डुप्ले का ही काम था। क्लियर है? फ्रांसीसी सेना आईएस प्रिंस 1946 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना, इसका सही आंसर होगा सूरत होगा। डच भी वहीं, अंग्रेज भी वहीं और फ्रांसीसी भी वहीं, तो इसका सही आंसर होगा सूरत। सूरत, ऑप्शन नंबर ए। लुई चौदहमा के नेतृत्व में हुआ था। आइए ये तो आसानी से आप बता दीजिए, क्योंकि बोल ही रहे थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई चौदहमा के शासन काल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना था? कोलबर्ट को। कोलबर्ट के नेतृत्व में ही जो है फ्रांसीसी कंपनियां जो है इंडिया आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल बिल्कुल गलत, चिंसुरा बिल्कुल सही, अभी जस्ट बताया हूं, हुगली बिल्कुल सही, श्रीरामपुर बिल्कुल गलत। बी और सी दोनों होगा जिसे डच कंपनियां स्थापित किया था। अगर बीपीएससी के नेतृत्व में देखें तो यहां पे ई ऑप्शन हो जाएगा, और यहां देखें यूपीपीसीएस लोअर में पूछा गया तो बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा 1632। 32 में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। थोड़ा इसको, हालांकि ये तो पता ही होगा आपको, हालांकि इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए आपके। बंगाल समृद्ध व्यापारी की ओर आकर्षित हो रहे थे। बंगाल के जो समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हुए। 1615 से 1629 में असफलता लगा हाथ। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हो गया था। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया? प्रवेश कर लिया पटना में, क्योंकि ये जो था उस समय बंगाल का ही भाग था, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था। पटना में डच फैक्ट्री 1632 ईस्वी में हुआ था। इसे कैसे स्रोत जो है प्रमाणिक की कसौटी पे स्पष्ट नहीं है, कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिलता है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री से स्थापना किया और इसको प्रस्तुत किए थे। आर्थिक तंगी के कारण इसको बंद कर दिया गया था। चलिए, जो कि पटना कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। अब ऑप्शन डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी जो थी वो क्या थी? सामरिक थी। इसका सही आंसर होगा, ऐसे भी कोई नहीं भी जानता होगा तो अंग्रेज जो है वो फौज जो होती थी उनके शक्तिशाली होती थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के से लैस होती थी, और दिन प्रतिदिन सफलता की वजह से और उनका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। हल्का छोटा करो इसको। हाँ, यूरोपीय शक्तियों भारत में व्यापार के समय पर प्रवेश किया था। अब देखिए यहां पे कूट को जो है सही तिथि क्रम में बताना। सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली आए थे,
पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए बी है। 44वां नंबर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसको इसी में बता देते हैं, सूची में ही बता देते हैं, सम्मिलित कर लीजिए। देखिए पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रानम्बेक्योर डेनिश डेन, सदाश डच, ये सब जो है जगह था और यहां पे ये कंपनियां स्थापित थी। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए बिहार से। सबसे ज्यादा बिहार सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था और ये 14th बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। चाहे कुछ भी करो, दिखा दो आंसर सुजीत सर, उससे क्या होता है? आंसर हमको पता है बिहार होगा तो बिहार। 47वां पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित यूरोपवासियों में कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी आए हैं। बताइए, आईएएस प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन है। अगर सही से पढ़ा जाए तो पीसीएस के आईएएस के क्वेश्चन को टच किया जा सकता है और आपका सही होगा। नेक्स्ट जो है 48वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम में भी, चिंसुरा में मछलीपट्टनम, सूरत में भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सारी जगह पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र ये सब था। नेक्स्ट 39 नंबर, 49 को थोड़ा सा देख लीजिए, इसका सही आंसर मैं बता दूं क्योंकि समय इसमें ज्यादा लगेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 50 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन को। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा मैकाले, जीबी मैकाले। थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक कवि और साहित्यकार थे मैकाले, और मैकाले भूल ही नहीं सकते मैकाले को क्योंकि मैकाले वही है जो सीसीट आया था, तो मैकाले की औलाद अंग्रेजी आया तो मैकाले की औलाद बोला जाता है। याद है? 1834 से 38 के बीच में भारत के सुप्रीम काउंसिल लॉ मेंबर था और लॉ कमीशन का प्रधान भी रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने ही तैयार किया था, मैकाले ने। याद रखिएगा, अंग्रेजों को भारतीय सरकारी भाषा तथा शिक्षा के माध्यम में यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग जहां पे असंगत हो सकता है। तो ये हमने पूरा का पूरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है बच्चों की तरह समझा दिया। अब आयोग को जहां से क्वेश्चन उठा के डालना है डाल दे। दुनिया में किसी का गलत हो, आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। बस इसी अकॉर्डिंग आपको चलना है आगे। चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं। आइए बंगाल के नवाब, इसको थोड़ा सा देखते हैं। आइए ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, थोड़ा सा समझते हैं। जो बंगाल के नवाब उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मुगल सम्राट स्वतंत्रता रूप में नियुक्त बंगाल अंतिम गवर्नर जो हुए मुर्शिद कुली खां हुए। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा गया। मकसूदाबाद को नगर, एकदम ध्यान से सुनिएगा जितनी बातें कर रहा हूं, मुर्शिदाबाद रखा गया। इसने भूमि बंदोबस्त, सॉरी, इसने भूमि बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा, इसने भूमि बंदोबस्त इजारा व्यवस्था को आरंभ किया। भूमि बंदोबस्त का सीधा सा मतलब है यहां पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स की बात कर रहा। अलवर्दी खां 1740 से 56 में यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। याद रख लीजिएगा, अलवर्दी खां है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की। इन्होंने कहा था यदि इन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे और यदि छेड़ा जाए मतलब छोड़ा जाए
तो शहद देंगे और छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेंगे। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि इनका नाती होता है, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला यही अधिकारी बनता है। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 में घटता है। ब्लैक होल, आपको बता दें कि ब्लैक होल जो है ये बंगाल में एक घटना घटती है जिसमें होलबेल नामक अधिकारी जो होता है वो बच जाता है। कहा ऐसा जाता है कि ये कमरा जो है 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और 10 इंच होता था, और इसमें टोटल जो है 146 अंग्रेज अधिकारी को क्या किया गया था, बंदी बनाया गया था। और जब अगले दिन सुबह खोला गया तो इसमें सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। उसमें एक जो बचा था वो होलवेल बता था, वही इसकी क्या कर रहा, पुष्टि भी कर रहा था। और ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, लेकिन इतिहास है तो इसको जानना होगा। तो यही था ब्लैक होल। अब आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा ब्लैक होल क्या है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरिन में इसका उल्लेख नहीं किया है। इसमें का उल्लेख कुछ है ही नहीं है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक अगर भारतवर्ष में कोई किया तो रॉबर्ट क्लाइव किया, जिसने पलासी के युद्ध 27 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रख दी। और पलासी, जो कि वर्तमान में पलासी की युद्ध जो है पश्चिम बंगाल के नदिये जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित था। पलासी, ध्यान रखिएगा, भागीरथी कभी भी उत्तराखंड मत मांगिएगा, यहाँ पे नदी का नाम है, उसी के किनारे पलासी था। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 के बीच में रहे और 65 से 67 के बीच में रहे। ये दो टाइमिंग जो था क्लाइव का गवर्नर, जब गवर्नर जनरल बताएंगे बच्चों की तरह बताएंगे, मजा आ जाएगा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की और अंग्रेज अधिकारी एक श्वेत विद्रोह के समय में हुआ था, जो अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह हुआ था और क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज स्थापना की गई थी। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था और विलियम पीट का यह कथन था, यह स्वर्ग से, अब यह लाइन याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह विलियम पीट का एक कथन था, यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, ए हेवन बॉर्न जनरल। अलवर्दी खां उत्तराधिकारी नवाब मीर कासिम का सबसे योग्य था। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाब जो थे उसमें मीर कासिम जो था सबसे योग्य था, और इससे पहले जो बना था वो मीर जाफर बना था। दोनों को याद रखिएगा, जाफर जो था वो ससुर था और मीर कासिम जो था वो दामाद था, याद रखिएगा। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता का पहले ही दर्शा चुका था। मीर कासिम पूर्णिया में फौजदारी के रूप में पहले ही दर्शा दिया था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुंगेर किसने हस्तांतरित किया, तो याद रखिएगा मीर कासिम ने ले गया था। संभवतः यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रम वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप अधिक ना हो, और मीर कासिम के सेना गठन का यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया और इसी के द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील था। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उस पर बड़े जुर्माने भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला जो होगा वो होगा बंगाल का और सुजाउद्दौला जो होगा वो होगा अवध का, जो यूपी वाला क्षेत्र था, और दिल्ली का सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया था। और इस युद्ध में 1764 में बक्सर का युद्ध उसमें प्राप्त हुआ। इस युद्ध ने अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में था, ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो के हाथ में था। इसके साथ ही आगे चल के इलाहाबाद की संधि होती है। इसी संधि के साथ में मार्ग खुल जाता। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास के एक निर्णायक युद्ध शामिल होता है। उसके बाद अंग्रेज एक छत्र भारत पे राज करते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में शाह आलम अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद का कड़ा क्षेत्र जो है नवाब को छोड़ दिया गया और 22 अगस्त 1765 को फरमान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थानीय रूप से दे दिया गया, जिसके बदले कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपया दिया जाना था और निजात बय के लिए कंपनी 53 लाख रुपया देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव
ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का गवर्नर था और इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत भी हुई थी और आगे चल के यही द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग जो है ये समाप्त करेगा। इसके उप दीवानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिहार के दीवानी किसके पास था? राजा सिताब राय के द्वारा नियुक्त किया गया था। और आगे चल के 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। शाह आलम द्वितीय इसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी के मातमे बन के रह जाते हैं और 1765 में अंग्रेज के सिलहट की दीवानी भी प्राप्त हो जाती है। बर्मा युद्ध के बाद अस्कॉट और सिलहट को जयंतियां गारो पहाड़ी के क्षेत्र में जोड़ने का सड़क के द्वारा निर्माण किया जाने लगता है, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों में रहने वाले खासी जनजाति जो है लोग हैं ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर देता और एम.के. पनिक्कर ने कहा 1765 से 1772 तक बंगाल जो कंपनी बंगाल में है डाकुओं के राज जो है स्थापित कर दिया था। जितना लूट खसोट कर सकता था उतना लूट खसोट करना शुरू कर दे। तो चलिए आते हैं अब सारे के सारे एमसीक्यू में और देखते हैं आपका कितना सही हो पाता है इससे जुड़ा हुआ जितना एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका सही आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट में। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो डिटेल करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सब कुछ आपके आंखों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया? ओह सॉरी, पलासी का युद्ध था 1757 में, जिसमें यह क्लियर हो गया था हारने के बाद। यह तक तो कहा गया था कि धोखे से लड़ा गया था, ये बात सही है, लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह क्लियर हो गया था अब हम गुलामी की जंजीर में बंधने के लिए अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलासी के युद्ध के बाद निर्णायक मानी जाती है। पलासी युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था यह युद्ध में, किस युद्ध में? इसका सही आंसर होगा पलासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, एकदम आसान है क्वेश्चन, अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो इतिहास कोई बड़ा चीज नहीं है, आसानी से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन डिटेल से समझदारी के साथ में रखा जाए तो, वरना इतिहास आपके रिजल्ट से बाहर निकालने में पल भर भी देर नहीं करेगा, आसानी से बाहर निकाल देगा। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए कुछ नहीं है, अपने आप जवाब निकल जाएगा आपका। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आसानी से, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? एकदम 100 बार बताए हैं। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में जाना जाता है। और यह कहने वाला कौन था? विलियम पीट कहने वाला था। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध का मैदान कहां पे है? सीधा सा मतलब है पश्चिम बंगाल में। पलासी का मैदान जो है किस नदी के किनारे अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि भागीरथ नदी के किनारे। ये चीज भी एक साथ साथ लेके चलिए, जब पढ़ना है तो डिटेल से और बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, जिसमें क्या है अच्छे से इतिहास आप समझ सकें, इतिहास को जी सकें, वरना इतिहास आपको जीने नहीं देगा, यकीन मानिए मेरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? तो मीर कासिम। अब दो कंट्राडिक्ट है, मीर कासिम है तो मीर जाफर भी देगा। जाफर जो है जफर सुपारी है, वो क्या है? ससुर है, बड़ा बेवकूफ है, अंग्रेज का क्या है? चाटुकारिता करता है। लेकिन मीर कासिम जो है वो दामाद है। मीर कासिम अपने बल पे करता है, इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी को उठाया और उठा के मुंगेर में ले जाके पटक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर का युद्ध। यह सबसे निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अब कोई भी दूर दूर तक अंग्रेजों को हराने वाला उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं था। तब तक उधर से कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। समझिए, डेट को सीखिए, सब कुछ को जोड़िए, तब इतिहास पढ़िए, वरना इतिहास जो है जिंदगी भर के लिए आपको आपके इतिहास को काले अक्षरों में लिख देगा, यकीन मानिए मेरा। और सबके साथ हो रहा है, आपका काला अक्षर में नहीं लिख सके, स्वर्ण अक्षर में लिखना चाहते हैं, तो इतिहास को दिल से समझ के एक दूसरे से जोड़ के पढ़िए।
बाकी सोचना आपको है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? इसका सही आंसर अभी जस्ट ही बताया, बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के अधिपत्य स्थापित किया गया था? तो बक्सर का युद्ध। एक सेकेंड, लगता है कुछ गड़बड़ा गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बाढ़ हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये बताने वाली बात है, तो जुबान पे है शाह आलम द्वितीय। दूसरे साइड से युद्ध कौन कर रहा था? अगर देखा जाए तो दिल्ली का सुल्तान कौन था या महाराज कौन था? तो यहां पे दिल्ली का शाह आलम द्वितीय। और अवध का नवाब कौन था? ध्यान रखिएगा, एक सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला जो बंगाल का था, सुजाउद्दौला। और मीर जाफर था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल में कौन नवाब था? तो इसका सही आंसर होगा मीर जाफर, क्योंकि कासिम तो लड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन दिया, लोग जो है मीर कासिम मार देते हैं, कभी ऐसी खता मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था फारूक सियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या फिर सुजाउद्दौला जो दीवानी प्राप्त की थी? तो फारूक सियार, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, शाह आलम द्वितीय। फारूक सियार भी दिया था दीवानी 1717 में, लेकिन यहां पे शाह आलम द्वितीय है। उसी के साथ तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्लियर है, सब वही चीजें हैं। 1765 में बंगाल, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान किया गया था? तो मुगल सम्राटों ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, आइए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार था? लॉर्ड क्लाइव। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कौन सा डेट को? तो 12 अगस्त 1765। देखिए 29 अगस्त भी है, 18 अगस्त भी है, 21 अगस्त भी है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है कि 12 अगस्त को, अगस्त के महीने में, और अगस्त के महीने में 1-2 याद रखिएगा। और ये 45वां से 52वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, रजा खां को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर, 1765 में दीवानी प्रदान करके बाद में ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? और सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, खासी के नेतृत्व में आए थे। नेक्स्ट है 18वें शतक यानी 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध के निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा होगा? ऑप्शन में अंबूर का युद्ध, पलासी युद्ध, बोंडीबास और फिर लास्ट में बक्सर का युद्ध। आसानी से इसको मैच करवा लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से, एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22वां नंबर, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बोंडीबास के युद्ध में पराजित हुआ था? काउंट डी लाली, एकदम यही ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। लाली मार मार के लाल कर दिया था। नेक्स्ट है बोंडीबास का युद्ध 1760 में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच यानी कि फ्रेंच को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, बोंडीबास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ा था, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? ऑप्शन नंबर ए, मराठा ने सर्वाधिक विरोध किया था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। इसको नेक्स्ट सेशन के लिए हम छोड़ देते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन हमें जरूर बताइएगा, क्या कमियां रही वो भी मुझे बताइएगा, ताकि और बेस्ट और बेटर दे सके। ये देने का खास उद्देश्य ये होता कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में थोड़ा सा वीडियो अच्छे से चल नहीं पाता, इससे क्या होता कम भी खत्म होता नेट और अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं। आवाज तो वही है, बस में शकल नहीं दिखता। थैंक यू।